हाय एवरीवन, वेलकम टू इकरा लिटरेचर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा क्रिस्टोफर मार्लोवे पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी राइटर के बारे में या फिर कोई भी पोएम पढ़ने से पहले आपको सिलेबस एनालिसिस जरूर करनी चाहिए कि कौन सा पोएट या फिर पोएम सिलेबस में दिया हुआ है या नहीं। क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ है सेशन 2019 टू 2020 उसका जो भी क्वेश्चन आया पूरा सिलेबस के अंदर से आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्ज़ाम यानी सेशन 2020 टू 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो अभी कंफर्म तो नहीं है कि क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो भी हो अगर हम इस तरह को पढ़ लेते हैं तो पूरा एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लोवे के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी पोइट के बारे में पढ़े तो सबसे पहले ये याद रखें कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लोवे जो है वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा एलिजाबेथन एज का जो पीरियड है वो 1515 टू 1620 तक है, 1620 तक। तो इसी के अंदर इनके बीच आते हैं ये क्रिस्टोफर मार्लोवे। तो चलिए हम देखते हैं इनका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह आते हैं एलिजाबेथन एज में। तो बर्न हुए थे बैप्टाइज। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण। हमारे यहाँ जो इंडिया में है रिवाज है नामकरण का, तो उसी तरह वहाँ पे इंग्लैंड में बैप्टाइज का रिवाज था, यानी बच्चे के पैदा होने के 3 डेज बाद उसका नामकरण किया जाता था, तो उसे बैप्टाइज बोला जाता है वहाँ की भाषा में। तो 26 फरवरी 1564। फ्रेंड्स, आपको एक बात और रिलेट कर लेनी चाहिए इससे, जो क्रिस्टोफर मार्लोवे इनका डेट ऑफ बर्थ जो सेम है विलियम शेक्सपियर का, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 1564 है। और इनकी जो डैड है वो 1593, ये 1593 में डैड किए थे, और जो विलियम शेक्सपियर हैं वो 1616 में। तो आप इस तरह अगर रिलेट करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा पोइट का आराम से याद हो जाएगा। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? कैंटरबरी, केंट, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और डायड यानी कब डायड हुए थे ये? तो 30 मई 1593 एट द एज ऑफ 29, सिर्फ 29 साल की एज में ये मर गए। और इनको दफनाया कहाँ गया था? तो डेप्टफोर्ड, केंट, इंग्लैंड में। अल्मा मैटर यानी शैक्षणिक संस्था, कहाँ से ये अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे? तो कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज से। पेरेंट्स के बारे में अगर बोले तो फादर का नाम था जॉन मार्लोवे और कैथरीन अर्थर मदर का नेम था। ऑक्यूपेशन यानी ये किस तरह का काम करते थे, इनका पेशा क्या था? तो प्ले राइट, यानी जो ड्रामा लिखते हैं उन्हें प्ले राइट बोला जाता है, और पोएट, साथ ही साथ ये पोएट थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लोवे थे वो प्ले राइट थे, पोएट थे, या फिर ऑथर थे, क्या थे? तो आप यहाँ से ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें। और ईयर्स एक्टिव यानी कब से कब तक उन्होंने लिखा, अपने काम में एकदम एक्टिव रहे, तो 1564 टू 93। यानी यहाँ पे मेन वर्क यानी डेट ऑफ बर्थ से डैड तक दिया हुआ है, लेकिन मेन वर्क अगर भी पूछ ले वो कहाँ से कब तक मतलब एक्टिव रहे, तो अब भी यहीं आप डाल सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ईरा, तो ये कौन एज से बिलोंग करते हैं? तो एलिजाबेथन, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब चलिए इनका नोटेबल वर्क यानी इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हीरो एंड लिंडर, सेकेंड टम्बरलैंड द ग्रेट, थर्ड डॉक्टर फॉस्टर्स, द जीव ऑफ माल्टा एडवर्ड द सेकेंड, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, डिडो, क्वीन ऑफ कैथरीन। और मूवमेंट यानी ये जिस एज में रहे उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा था? तो इंग्लिश रेनेसा। अब चलिए जो नोटेबल वर्क हमने देखा तो उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब चलिए टम्बरलैंड के बारे में जानते हैं। ये जो टम्बरलैंड वर्क है इसके बारे में आखिर कहानी क्या है, ये क्या बताता है? तो टम्बरलैंड इज द स्टोरी ऑफ तिमूर द टटार, यानी एक जो तिमूर द टटार नाम का कैरेक्टर है उसके बारे में स्टोरी है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टम्बरलैंड इज एन इपिक रादर दैन अ ड्रामा। टम्बरलैंड जो है वो इपिक मतलब महाकाव्य है, एक ड्रामा से बड़ा होता है महाकाव्य।
बट वन कैन अंडरस्टैंड इट्स इंस्टेंट सक्सेस विद द पीपल ओनली हाफ सिविलाइज्ड। लेकिन ये जो एपिक है टम्बरलैंड, वो क्या इतना जल्दी पॉपुलर हुआ लोगों के बीच? उस समय लोग हाफ ही सिविलाइज थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जल्दी पॉपुलर हुआ। पॉइंट ऑफ मिलिट्री ग्लोरी एंड द इंस्टेंट एडॉप्शन ऑफ इट्स माइटी लाइन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। यानी उस समय जो लोग थे वो पॉइंट ऑफ मिलिट्री ग्लोरी यानी जो मिलिट्री होती है उसके बहुत ज़्यादा फैन थे। और इस तरह ये जो टम्बरलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट सक्सेस पाया लोगों के बीच। टिमूर बिगिंस जोसेफर्ड चिफ्स हु फर्स्ट रिबेल्स एंड देन ट्रियम्फ्स ओवर द पर्शियन किंग। टिमूर जो है वो एक शेफर्ड चीफ है। जो टिमूर जो है वो क्या एक शेफर्ड है। शेफर्ड का मतलब गडेरिया, जो भेड़ों को चराता है उसे शेफर्ड बोलते हैं, गडेरिया। और वो जो टिमूर है वो गडेरिया जो चराने वाले जितने भी लोग हैं उनका चीफ है यानी मुखिया है। हु फर्स्ट रिवेल्स एंड देन ट्रियम्फ्स ओवर द पर्शियन किंग। यानी पर्शियन जो किंग है सबसे पहले तो पर्शियन किंग के विरुद्ध वो रिवेल करता है, विद्रोह करता है, उसके बाद से उस पर जीत हासिल कर लेता है यानी पर्शियन किंग को वो हरा देता है। ठीक है। Intoxicated by his success, Timur rushes like a tempest over the whole east। फ्रेंड्स, सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूर नशा होती है। किसी की सक्सेस की नशा होती है, पढ़ने की नशा होती है, किसी को मतलब शराब पीने की नशा होती है यानी लत लगी रहती है। तो ये जो तिमूर है वो सक्सेस के लिए एकदम पागल हो गया था, इंटॉक्सिकेटेड। उसको एकदम सफल होने की बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गई थी कि मुझे पूरी एरिया पे एकदम कब्जा करना है, उस पर सफल होना है। तो वो क्या करता है, एकदम आंधी तूफान की तरह पूरा होल ईस्ट पे अपना कब्जा कर लेता है, इस्टेब्लिश कर लेता अपनी पावर को। उसके बाद से सीटेड ऑन ही चैरियट ड्रॉन बाय कैप्टिव किंग्स। फ्रेंड्स, जहाँ भी ये जाया करता था विद्रोह करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो अपने चैरियट पे यानी जो बग्गी होती है उस पर बैठ के, और जो बग्गी हुआ है वो घोड़ों से न चला करके कैप्टिव किंग यानी जो राजा बंदी बनाए गए थे उसको उसमें जोड़ा जाता था और वो चैरियट को खींचते थे विद केस्ड एम्पोरर बिफोर हिम। और जो साम्राज्य का यानी जो भी बड़ा बड़ा एम्पेरर होते थे उन्हें पिंजड़े में रखा जाता था उसके सामने। ही बोस्ट ऑफ हिज पावर विच ओवरराइड्स ऑल थिंग्स। और वो क्या करता है, अपनी पावर के एकदम डिंग हाँकता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है और सारी चीज़ों को एकदम कुचलते हुए चला जाता है। ओवरराइड्स का मतलब होता है कुचल देना, ऊपर चढ़ा देना। Then afflicted with disease he raves against the gods and would overthrow them as had overthrown earthly rulers। फ्रेंड्स, afflicted का मतलब होता है सताए हुए, यानी वो एक बीमारी से वो पीड़ित हो जाता है। ही रेप्स अगेंस्ट द गॉड्स। रेप्स का मतलब होता है बकबकाना। तो वो भगवान के विरुद्ध बकबकाता है कि जिस तरह मैंने दुनिया में सारे लोगों को ओवरथ्रोन कर दिया, यानी जितने राजा हैं उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती किया, उनको उखाड़ फेंका उनके गद्दी से, उसी तरह भगवान ने शायद मेरे साथ ऐसा ही किया। उसके बाद से देखिए अबाउट डॉक्टर फोस्टर्स। फोस्टर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप की स्टोरी है, इसमें कौन से कैरेक्टर हैं और वो क्या काम करता है, तो बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सेशन 2019 टू 2020 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। फोस्टर्स द सेकेंड प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ मार्लोवेज वर्क। फोस्टर्स, डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो भी एक प्ले ही है, सेकेंड प्ले है, जो कि मार्लोवे का सबसे अच्छा वर्क है। द स्टोरी इज दैट ऑफ ए स्कॉलर हु लॉन्ग्स फॉर इन्फिनिट नॉलेज एंड लॉ द फोर साइंसेज ऑफ द टाइम। एक ऐसी विद्वान की इसमें कहानी है जिसकी चाह रहती है लॉन्च का मतलब होता है चाह, इच्छा, कामना। फॉर इन्फिनिट नॉलेज मतलब एकदम असीमित ज्ञान की जिसे चाह रहती है। अबाउट लॉ के बारे में। द फोर साइंसेज ऑफ द टाइम यानी समय के चार साइंसेज। हाँ, हम लोग सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसे चारों, हो सकता है एक अभी साइंटिस्ट ने अभी चौथे को नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वो भी सामने आ जाए।
और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो उसको भी चाहते कि हम बस प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में ही जानते हैं, लेकिन चौथे टाइम के बारे में ज़रूर जानूंगा। टू स्टडी मैजिक और जादू के बारे में अध्ययन करना। मच एज ए चाइल्ड माई टर्न फ्रॉम ज्वेल्स टू टेंशन एंड कलर पेपर। इस तरह की एक बच्चा जो है किस तरह ज्वेल से किस में बदल जाए, टेंसल एंड कलर पेपर में, यानी ज्वेल से ज्वेलरी जो आभूषण होती है उससे। तो एक बच्चे को उस तरह से फेर बदल करके निकालना, कभी ज्वेल से तो कभी टेंसल एंड कलर पेपर से। इन ऑर्डर टू लर्न मैजिक ही सेल्स हिमसेल्फ टू द डेविल। इस तरह मैजिक सीखने के लिए वो ऐसे पागल हो गया था, उसने क्या किया कि मैजिक सीखने के लिए अपने आप को ही एक डेविल, शैतान से बेच दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि उसने क्यों बेच दिया अपने आप को एक डेविल से, वो भी सिर्फ एक जादू सीखने के लिए। तो वो चाहता था, और डेविल ने ये शर्त रखा कि अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपना जितना भी मैजिक जानता हूँ तुम्हें सिखा दूँ, तो तुम्हें मुझसे बेचना होगा, यानी अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जो मैं कहूँगा बस तुम वही करोगे। तो इसलिए उसने अपने आप को बेच दिया। द प्ले इज स्टोरी ऑफ दोस 24 ईयर्स। और ये जो प्ले है वो उसी डॉक्टर फोस्टर जो है उसी 24 साल में क्या क्या हुआ उसके बारे में ये प्ले है। अब चलिए, लाइक टम्बरलेन इट इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। और टम्बरलेन की तरह इसमें जो है वो ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन की कमी है, बट हैज़ एन अनयूजुअल नंबर ऑफ पैसेजेस ऑफ रेयर पोएटिक ब्यूटी। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ अनयूजुअल पैसेजेस दिया है, यानी बहुत सारे पैसेजेस दिया है, और उसमें भी पोएटिक ब्यूटी है वो बहुत कम है, रेयर है। मिल्टन सतन सजेस्ट स्ट्रांगली दैट द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट has access to Foster's and used Tomberland for the magnificent panorama displayed by Satan in Paradise Regent। मिल्टन्स का जो सतन है, यानी सतन यानी शैतान को बोला जाता है, वो उसको अगर आप कैरेक्टर को पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉस्टस से लिया गया है, यानी इसको पढ़ के प्रभावित हुआ है और फिर उसके बारे में लिखा गया। पैराडाइज लॉस्ट का जो सर्टन कैरेक्टर उसको दिया गया है। और जो टम्बरलैंड का पैनोरमा है बहुत ही अच्छा, उसमें पैराडाइज रिगेंड में डिस्प्ले किया गया है इसको पढ़ने के बाद। अबाउट द ज्यू ऑफ माल्टा। अब एक और ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द ज्यू ऑफ माल्टा, उसके बारे में पढ़ते हैं। मार्लोवेज थर्ड प्ले इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा। मार्लोवे के जो थर्ड प्ले है उसका नाम है द ज्यू ऑफ माल्टा, अ स्टोरी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ। यानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जो चाह रहती है वो धन की रहती है बहुत ज़्यादा। विच सेंटर्स अबाउट बराबाज, और उस कैरेक्टर का नाम होता है बराबाज। और टेरिबल ओल्ड मनी लेंडर, एक बहुत ही भयानक टाइप का जो बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लगता है। और मनी लेंडर यानी लोगों को पैसा देता है शुद्ध ब्याज पे, और वो बूढ़ा है। स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे तो उसमें भी एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा निष्ठुर है, सुटखोर है, जिस पे किसी की दया नहीं आती है, उस टाइप का इंसान है। तो उसी टाइप का ये भी जो बूढ़ा है बराबाज, वो द ज्यू ऑफ माल्टा में रोल प्ले कर रहा है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज वेल कंस्ट्रक्टेड। जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्ट किया गया है, showing a desired advance, but the last part in as accumulation of melodramatic horrors। लेकिन जो लास्ट पार्ट है उसमें मेलोड्रामेटिक हॉरर्स का एक्यूमुलेशन इकट्ठा है, यानी लास्ट में बहुत ही ज़्यादा हॉरर किस्म का दिखाया जाता है। बराबाज इज चेक्ड इन हिज मर्डरस कैरियर बाई फॉलिंग इनटू अ बॉइलिंग कैल्ड्रन विच ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर अनदर। बराबाज जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है जो कि लोगों का मर्डर करता है। किस तरह, तो कैल्ड्रन का मतलब होता है कड़ा, जो बड़े बड़े कड़ा होते हैं शादियों में खाना बनता है उस तरह का बड़ा, और उसमें खौलता हुआ तेल रहता है, ठीक है। और वो दूसरे लोगों के लिए तैयार किया रहता है, यानी जो शुद्ध चुकाने में
देर कर देते हैं या फिर नहीं दे पाते तो उनको क्या करता है, उसी में डाल देता है उबलते हुए तेल में, और वो दूसरों के लिए तैयार किया जाता है करता है। एंड डाइज ब्लेस्फेमिंग हिज ओनली रिग्रेट ब्रिंग दैट ही हैज़ नॉट डन मोर इवल इन हिज लाइफ। लेकिन वो दूसरों के लिए तैयार किया रहता है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो खुद उसी में गिर के मर जाता है। और ब्लेस्फेमिंग का मतलब होता है ईश्वर निंदा। ऐसा इंसान जो खुदा की ईश्वर की निंदा करता है उसे ब्लेस्फेमिंग पर्सन कहते हैं। तो ईश्वर की निंदा करते हुए वह मर जाता है और उसका बस एक ही पछतावा रहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है गलत काम नहीं किया, बुराई नहीं किया। अब है लास्ट में अबाउट एडवर्ड सेकेंड। मालवेज लास्ट प्ले इज एडवर्ड सेकेंड। मालवे की जो लास्ट प्ले है वो है एडवर्ड सेकेंड। और ट्रेजिक स्टडी ऑफ अ किंग्स वीकनेस एंड माइजरी। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद घटना, एक राजा की कमजोरी के बारे में और उसकी माइजरी यानी कष्ट, दुर्गति, मुसीबत के बारे में है। इन पॉइंट ऑफ स्टाइल एंड ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन इट इज़ बाई फार द बेस्ट ऑफ मार्लवेज प्लेज। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, स्टाइल के बारे में बात करें, तो इस प्ले की स्टाइल और सारे प्ले से बहुत ही अच्छा है मार्लवे की। एंड इज वर्थी प्रेडिसर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरिकल ड्रामा। और शेक्सपियर का ये जो है प्रेडिसर्स प्ले है, यानी उसके बाद का, और बहुत ही अच्छा है। शेक्सपियर के बाद के ड्रामा का, शेक्सपियर जितने भी ड्रामा लिखे हैं उसके बाद ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।